नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, आपने अगर कोई भी गलत काम किया है, गलत काम से मतलब क्या है कि जीएसटी एक्ट में जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बोले थे, अगर वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरे नहीं किए, दैट मींस आपने ऑफेंस किया है। जीएसटी एक्ट में कोई रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपने नहीं लिया, दैट इज अ ऑफेंस, तो उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई जाएंगी उस काम के लिए। उसके अलावा अगर आप घिनौना अपराध करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जो बहुत ही गलत है, ऐसे केस में आपको जेल तक हो सकती है, उसकी बात करेंगे। अगर जेल से माफी चाहिए तो कैसे मिलेगी, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा एक पार्ट एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जीएसटी में काम करते टाइम किन एथिकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, वो बात भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें मैं आपको एक बता दूं कि मैं पेनल्टी किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, समझिए। अब यहां पे मैं पेनल्टीज की बात करूंगा, ठीक है, मॉनेटरी पेनल्टीज की बात करूंगा। तो जब यहां पे मॉनेटरी पेनल्टीज की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपको सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी बताऊंगा, सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी बताऊंगा। तो अगर सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी बता रहा हूं तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट किस में लगेगा, एसजीएसटी में लगेगा। और अगर मैं सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी बता रहा हूं और आईजीएसटी एक्ट में आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, समझो, समझाता हूं मैं आपको एग्जांपल्स के साथ। मान लीजिए आपके ऊपर पेनल्टी है अप टू 25,000। अगर आपने कोई गलत काम किया तो 25,000 रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है सीजीएसटी एक्ट में। तो अगर सीजीएसटी एक्ट में 25,000 है तो एसजीएसटी एक्ट में भी 25,000 है। और अगर आपसे पूछे आईजीएसटी एक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 25,000 क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपका क्या है, पेनल्टी है, अगर आपने कोई गलत काम किया। टैक्स अमाउंट आपका है, टैक्स अमाउंट आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज सीजीएसटी, 5 लाख रुपीज सीजीएसटी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको 10% करना है ऑफ 5 लाख जो कि सीजीएसटी है। कितना हो गया, ये आ जाएगा 50,000। तो ये किसका है, सीजीएसटी की पेनल्टी है। इक्विवेलेंट अमाउंट आपके किस में लगेगी, एसजीएसटी में लगेगी। अगर आपको यहां पे अमाउंट दिया होता आईजीएसटी का, ठीक है, तो आईजीएसटी में कितना अमाउंट होता टैक्स का, 10 लाख रुपीज होता, तो यहां पे 10 लाख रुपीज का 10% करते तो 1 लाख हो जाता, ये आपका आईजीएसटी में आ जाता, ये आपका आईजीएसटी में आ जाता। तो ये अपने आप दुगना हो जाता, क्योंकि टैक्स अमाउंट अपने आप डबल हो जाता, तो 10% भी उसका क्या हो जाएगा, अपने आप डबल हो जाएगा। 10 को 20 करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको दिया हो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, आपके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। अब वैल्यू ऑफ गुड्स सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए अलग तो होगा नहीं, तो वैल्यू ऑफ गुड्स मान लीजिए आपको दिया हुआ 20 लाख, तो इसका मतलब 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% कितना है, ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज। ये अब किस में है, सीजीएसटी में। इक्विवेलेंट अमाउंट किस में लगेगा, एसजीएसटी में। लेकिन अगर आपसे पूछे आईजीएसटी में, तो अब ध्यान रखना वैल्यू ऑफ गुड्स तो सेम ही रहेगा, तो इसको डबल कैसे करें, 10% को क्या कर देंगे, 20% कर देंगे। तो अगर आईजीएसटी कैलकुलेट करना है तो 20 लाख इंटू 20%, 4 लाख रुपीज आपका क्या हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेनल्टीज को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, रेलेवेंट जगह पे मैंने बताया भी है, लेकिन अगर आपको ध्यान से कहीं पे भी आ जाए पेनल्टी, तो सीजीएसटी एक्ट में दी हुई है, उसको डबल करके आपको क्या करना है, आईजीएसटी करना है। कैसे करना है, डिफरेंट सिनेरियोज में मैंने बताया। तो चलिए अब हम बात करेंगे पेनल्टीज की। सबसे पहले सेक्शन 122 का सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन कमिट करता है एनी ऑफ द 21 ऑफेंसेस, इन 21 ऑफेंसेस को करता है, यहां पे 21, देखो जीएसटी में अनगिनत प्रोविजंस है, और उनमें से कोई भी प्रोविजन आप ब्रीच करोगे तो आपके ऊपर क्या है, ये ऑफेंस है। लेकिन पेनल्टी सिर्फ तभी लगाई जाएगी 121 में अगर आपने ये 21 ऑफेंसेस किए हैं। कौन से 21 ऑफेंसेस, देखो नॉर्मल इंसान के लिए पूरे 21 ऑफेंसेस याद करना पॉसिबल नहीं है, मैंने रेड करके दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको सारे प्रोविजन पढ़ा देता हूं। देखिए पहले ऑफेंस रिलेटेड टू इनवॉइसेस मैंने बाइफिकेट करके दे रखा है, याद करने में आसानी हो। तो आप सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का विदाउट इनवॉइस और एन इनकरेक्ट इनवॉइस, बिना इनवॉइस इशू करे हुए आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर दिया, या फिर आपने इनवॉइस गलत इशू किया है,
या फिर आपने इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन सप्लाई ही नहीं करी, इसे बोलते हैं फेक इनवॉइस। अरे भाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कुछ नहीं किया और आपने सिर्फ इनवॉइस इशू कर दिया, इसका मतलब आपने फेक इनवॉइस इशू किया है। इशू इनवॉइस और डॉक्यूमेंट यूजिंग अनदर पर्सन्स जीएसटीआईएन नंबर, कलेक्ट करा अमाउंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज अ टैक्स और 3 महीने तक जमा नहीं करवाया। सेम तरीके से तो सब दोनों में फर्क क्या है, एक में अगर टैक्सेबल सप्लाई है टैक्स कलेक्ट किया जमा नहीं करवाया, एक में अगर एग्जाम सप्लाई है तो भी टैक्स कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं करवाया। नॉन डिडक्शन लो डिडक्शन, या तो आपने टीडीएस काटा नहीं या कम काटा और काटने के बाद जमा नहीं करवाया, आपने टीसीएस या तो कलेक्ट नहीं किया या कम कलेक्ट किया या कलेक्ट करने के बाद जमा नहीं करवाया। फ्रॉडुलेंटली आपने रिफंड ले लिया, आपने अपना टर्नओवर छुपाने की कोशिश करी, कम दिखाने की कोशिश करी, आपने आईटीसी ले लिया बिना एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, आपको गुड्स एंड सर्विस मिले ही नहीं लेकिन आपने आईटीसी ले लिया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने गलत तरीके से आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, रिटर्न में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई आपने मेंटेन नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जब ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन मांगी, आपने एविडेंसेस के साथ टेम्पर और डिस्ट्रॉय किया, आपने ऑफिसर जो अपना काम कर रहा था उसको अपना काम करने से रोका। फेस टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन लेने में असफल हुए, आप लायबल टू रजिस्टर थे लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। जब रजिस्ट्रेशन लेने गए तो आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किया आपने टैक्सेबल गुड्स बिना प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स के, आपको ईवे बिल इनवॉइस वगैरह रखना था वो आपके पास नहीं था, आपने सप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट किया, स्टोर किया गुड्स को विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, भाई जिनको गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करने वाली है आप उन गुड्स के साथ डील नहीं करोगे लेकिन आपने फिर भी किया। आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए टेम्पर किए गुड्स जो कि डिटेन किए गए थे, सीज किए गए थे, अटैच किए गए थे। भाई गवर्नमेंट ने डिटेन सीज कर लिए तो आप उन गुड्स के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर ऐसा कोई भी काम किया आपने, अगर ऐसा कोई भी काम किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? 10,000 रुपीज और अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी और रिफंड इन्वॉल्व। जितना अमाउंट ऑफ टैक्स, आईटीसी और रिफंड इन्वॉल्व है उतना अमाउंट और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर आपका क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा। अब ध्यान रखना 10,000 किसके लिए है? सीजीएसटी में है। तो जब 10,000 से कंपेयर करोगे तो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स आईटीसी रिफंड भी कौन सा आएगा? सीजीएसटी वाला। अगर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह आईजीएसटी में है तो आप उसे कंपेयर करोगे 20,000 से, ठीक है। विच एवर इज हायर आपका क्या होगा? टैक्स अमाउंट होगा, पेनल्टी अमाउंट होगा जो आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 122(1)(a) की। अब इन 21 ऑफेंसेस में से 4 ऑफेंस ऐसे हैं जो बोगस नेचर के होते हैं, बोगस ट्रांजैक्शन, पूरे तरीके से फर्जी ट्रांजैक्शन। जैसे आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया विदाउट इनवॉइस और ऑन एन इनकरेक्ट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के आपने क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया। या फिर आपने इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के, इसका मतलब फेक इनवॉइस। तो सप्लाई विदाउट इनवॉइस या इनवॉइस विदाउट सप्लाई। उसके अलावा आपने आईटीसी ले लिया, यूटिलाइज कर लिया बिना गुड्स और सर्विसेज रिसीव करे हुए, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आईटीसी लिया और डिस्ट्रीब्यूट किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। तो अगर ये 4 ऑफेंसेस होते हैं सर, इसके लिए तो हमने पेनल्टी ऊपर बता दी 122(1) में, तो जो कमिट करेगा उसके लिए पेनल्टी हमने 122(1) में बता दी। लेकिन जो बंदा इन ट्रांजैक्शंस के होने से, इन ऑफेंसेस के होने से फायदा पहुंचा रहा है, जिस बंदे को फायदा हो रहा है और जिस बंदे के इंस्ट्रक्शन पे ये काम हुआ है, जिस बंदे ने उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे, कंसल्टेंट, जिस बंदे ने बताया था कि ये ट्रांजैक्शन कैसे करो, वो कंसल्टेंट को और जिस बंदे को इससे फायदा पहुंचा, उन दोनों को यहां पे पेनल्टी लगाई जाएगी 122(1)(a) में। क्या फर्क है 1 और 1(a) में? 1 में जिसने कमिट किया उसके ऊपर पेनल्टी, 1(a) में जिसको फायदा पहुंचा और जिसने इंस्ट्रक्शन दिए उन पे पेनल्टी लगेगी। कितना लगेगा? इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट और आईटीसी इन्वॉल्व। कितने अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व है, कितने का फर्जीवाड़ा किया है, उतने अमाउंट का पेनल्टी लग जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चले, सेक्शन 121 प्रिस्क्राइब्स 122(1) प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी फॉर द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस। 122(1)(a) prescribe penalty for any person who is getting benefit from the offense or whose instruction such offense is committed। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो ये तरीके बताते हैं ना करने के, तो उनके ऊपर भी सेम पेनल्टी लगा दी गई। चलिए, अब 122(1)(b) ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये आपके ओयो हो गया,
ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर देयर हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स अलाउ सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता अनलेस वो कुछ कंडीशंस पूरी करे जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ी थी। तो अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता है फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने उसे सप्लाई करने दिया उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को खुद के थ्रू, तो भैया ईसीओ को पकड़ेंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ईसीओ के थ्रू कोई कॉम्पोजिशन वाला इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता और फिर भी ईसीओ ने उसे अलाउ किया इंटरस्टेट सप्लाई करने के लिए, तो पकड़ेंगे ईसीओ को, पकड़ेंगे ईसीओ को। फेज टू फर्निश, ईसीओ ने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जो वो स्टेटमेंट फर्निश करता है, तो ऐसे केस में पेनल्टी लगेगा कितना? 10,000 रुपीज सीजीएसटी में और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। ध्यान रखना रेगुलर टैक्स कितना लगता है उस सप्लाई पे, कॉम्पोजिशन नहीं, रेगुलर टैक्स कितना लगता है वो अमाउंट और 10,000 सीजीएसटी विच एवर इज हायर। अगर आईजीएसटी में बात करेंगे तो दुगना हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 122(2) ये बहुत ही बेस्ट सेक्शन है। ठीक है, ये 73-74 की तरह का सेक्शन है। 73-74 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे नहीं करता है या कम पे करता है, शॉर्ट पेड, और इरोनियसली रिफंड ले लेता है, आईटीसी रोंगली अवेल और यूटिलाइज कर लेता है, अगर वो अदर देन फ्रॉड के रीजंस की वजह से है, भाई फ्रॉड नहीं किया उसने, बिलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं किया और सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं किया, इसका मतलब बोनाफाइड मिस्टेक थी, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपीज सीजीएसटी और 10% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी और रिफंड विच एवर इज हायर। लेकिन अगर उसने फ्रॉड किया है, बिलफुल मिसस्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपीज और अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी और रिफंड विच एवर इज हायर। सर ये तो 73-74 में भी दिया था, तो भैया अब बात ऐसी है कि दो जगह पे दे दिया, तो सर एग्जाम में क्या करेंगे? तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक लॉजिक बता देता हूं कि जहां पे शोकॉज नोटिस, डिमांड, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज किए हो, शोकॉज नोटिस, डिमांड, ऑर्डर वगैरह, ऐसे अगर वर्ड यूज किए हो तो वहां पे 73-74 वाली पेनल्टी लिख के आ जाना। अगर क्वेश्चन में वर्ड कोई नहीं यूज किया, डायरेक्टली पेनल्टी पूछा है, तो सेक्शन 122(2) वाली पेनल्टी लिख देना। ठीक है, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आए ना तो दोनों पेनल्टी लिख देना, ऑल्टरनेटिव आंसर में वो आपका सही कर देगा। ठीक है, बाकी कोई सेम चीज के लिए दो जगह पेनल्टी दी हुई है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेक्शन 122(3) इसमें क्या बोलता है? अगर किसी व्यक्ति ने मान लो कोई काम नहीं किया लेकिन उसने हेल्प करी है, एड्स और अबेट्स एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन्ड इन सेक्शन 122(1), जो ऊपर 21 ऑफेंस बताए थे उसमें हेल्प करी है उसको करवाने में, या डील्स विद द गुड्स व्हिच ही नोज और बिलीव्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन, उसे पता था ये गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है फिर भी उनके साथ डील किया। रिसीव और डील्स विद सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हिच इज नोज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, उसे पता है ये सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है फिर भी उसके साथ डील किया, उसे लिया। फेज टू अपीयर बिफोर ऑफिसर ऑन सम्मन, ऑफिसर ने सम्मन किया, भाई पेश हो, और आप पेश नहीं हुए। फेज टू इशू इनवॉइस और अकाउंट फॉर इनवॉइस, ऐसे केस में जो पेनल्टी है 25,000 रुपए तक की, 25,000 रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है सीजीएसटी के अंदर। अगर आईजीएसटी की बात करोगे तो ये दुगना हो जाएगा, 50,000 रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने डिमांड के प्रोविजन पढ़े थे 73-74 के, और यहां पे पेनल्टी के प्रोविजन पढ़ रहे हैं 122 में। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ऐसा भी कोई सिनेरियो होता है जहां पे डिमांड के प्रोविजन नहीं लगे और 122 के प्रोविजन लग जाए? क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहां पे सिर्फ 122 लगे और 73-74 ना लगे? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मिस्टर ए ने इनवॉइस इशू किया है टू मिस्टर बी विदाउट एनी सप्लाई। ए ने बी को इनवॉइस इशू कर दिया, कोई सप्लाई नहीं करी, मतलब इनवॉइस विदाउट सप्लाई। देखो, जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक आपका टैक्स का लायबिलिटी भी नहीं आता, टैक्स का लायबिलिटी भी नहीं आता। 73-74 कब लगता है? जब हम टैक्स पे नहीं करते। वहां पे क्या लिखा है? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड। अरे जब टैक्स बनता ही नहीं है तो टैक्स ना पे करने और कम पे करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब अगर विदाउट सप्लाई इनवॉइस इशू कर दिया है तो 73-74 नहीं लगाया जा सकता। रट लो, इनवॉइस विदाउट अगर सप्लाई है तो मैंने आपको लॉजिक बताया, क्योंकि सप्लाई नहीं है, टैक्स ही नहीं बनता, तो 73-74 नहीं लगाया जा सकता। अब क्या होगा सर? उसने गलत काम तो किया है, इनवॉइस इशू किया है बिना सप्लाई के, तो सेक्शन 122(1) में क्या लिखा है कि अगर कोई इनवॉइस इशू करता है बिना सप्लाई के तो सेक्शन 122(1) में उसके ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। तो ए हैज नॉट मेड एनी रियल सप्लाई सो नो डिमांड कैन बी मेड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 73-74। 122(1) के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनवॉइस इशू किया बिना सप्लाई के। अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने एक सप्लाई करी थी मिस्टर सी को, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सप्लाई करी थी, और उस सप्लाई के ऊपर जो टैक्स बनता था उसने उस टैक्स का पेमेंट किससे कर दिया, जो मिस्टर ए ने बी को इनवॉइस इशू किया था ना, उसके जो आईटीसी अवेल करके और उस आईटीसी का यूज करके उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा, मिस्टर बी के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो देखो मिस्टर बी ने आईटीसी अवेल किया है, यूटिलाइज किया है बिना गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करे हुए। तो क्या सर इसके ऊपर सेक्शन 73 74 में एक्शन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो इसके ऊपर सेक्शन 73 74 में, क्योंकि उसने अवेल आईटीसी बेस्ड ऑन टैक्स इनवॉइसेस इशूड बाय मिस्टर ए विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूटिलाइज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। बी ने जो सी को सप्लाई किया था उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसके लिए उसने आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया। तो ऐसे केस में 73 74 में उसके ऊपर डिमांड रेज की जा सकती है मिस्टर बी के ऊपर। हाँ, क्या सेक्शन 122 में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार सेक्शन 73 74 में डिमांड कर लिया तो सेक्शन 122 में पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि एक गलती के लिए एक ही बार सजा दी सकती है, बार बार नहीं दी जा सकती। अब मान लो मिस्टर बी ने सी को सप्लाई नहीं किया था, मिस्टर बी ने सी को सप्लाई नहीं किया था, मिस्टर बी ने सी को क्या किया, वही काम किया जो मिस्टर ए ने किया, बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया। तो मिस्टर बी का सी को क्या किया, सप्लाई किया नहीं, इनवॉइस इशू कर दिया। इसका मतलब उसका रियल टैक्स लायबिलिटी तो अराइज ही नहीं हुआ मिस्टर बी का, लेकिन मिस्टर बी ने फिर भी इनवॉइस इशू कर दिया, इनवॉइस के ऊपर लायबिलिटी आया, उसको पे कर दिया आईटीसी से। पहली बात तो उसने एक गलत काम किया है कि इनवॉइस इशू किया है बिना सप्लाई के मिस्टर बी ने, तो उसके लिए सेक्शन 122 में उसको पेनल्टी लगेगा, 73 74 में नहीं लग सकता। तो मिस्टर बी ने जो आईटीसी यूटिलाइज किया है सी की लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो क्या उसके लिए 73 74 किया जा सकता? नहीं, क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर सी को कोई सप्लाई किया ही नहीं था, तो उसका रियल टैक्स लायबिलिटी था ही नहीं। और जब रियल टैक्स लायबिलिटी नहीं था तो उस नॉन एग्जिस्टेंट लायबिलिटी के लिए अगर आपने आईटीसी यूटिलाइज किया है तो 73 74 में डिमांड नहीं किया जा सकता। हां, सेक्शन 122 में पेनल्टी लगाया जा सकता है कि बिना गुड्स एंड सर्विस रिसीव करे आपने क्या किया, आईटीसी अवेल किया। तो यहां पे सेक्शन 122 का यूज किया जाएगा, सेक्शन 73 74 का यूज नहीं किया जा सकता। ये एग्जांपल के साथ आपको सारे सिनेरियो समझ आ जाएंगे। उसके अलावा अब इतने सारे जो आपको प्रोविजन बताए, लेकिन इनके अलावा भी आप कोई गलत काम कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था, नहीं करवाया आपने, कोई डिले कर दिया किसी चीज में, तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी डिफाइन नहीं है। मान लीजिए किसी चीज के लिए अगर कोई पेनल्टी डिफाइन नहीं है तो उसके लिए पेनल्टी कहां लगेगी, उसके लिए सेक्शन 125 दिया गया। अगर कोई कॉन्ट्रावेन किया आपने, कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दी गई है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू 25,000 सीजीएसटी में, और आईजीएसटी में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए, पेनल्टी लगाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल नॉर्म्स दिए गए हैं सेक्शन 126 में। क्या बोला है कि पेनल्टी नहीं लगेगी, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड। किस केस में, अगर आपने माइनर ब्रीच किया है, कोई छोटा मोटा गलत काम किया है। माइनर ब्रीच का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000। अगर 5,000 है या 5,000 से ज्यादा है तो उसे माइनर ब्रीच नहीं कह सकते, लेकिन 5,000 रुपए से कम का अगर अमाउंट है तो उसे माइनर ब्रीच बोलेंगे, उसके लिए पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरी बात, अगर आपने कोई लॉ की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को ब्रीच किया है तो ऐसे केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोसीजरल छोटा मोटा गलती है। ओमिशन और मिस्टेक, आपने कोई ऐसा ओमिशन, भूल चूक, मिस्टेक हो गई जो इजीली रेक्टिफाइबल है। इजीली रेक्टिफाइबल मतलब एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स, ऊपर ही दिख रहा है भैया, गलती सामने दिख रही है। मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट, आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंट नहीं था, गलत इंटेंट नहीं था, ना ही आप नेग्लिजेंट थे, अब हो गई गलती, तो ऐसे केस में उस चीज के लिए आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अब पेनल्टी लगाते टाइम कितनी पेनल्टी लगानी है, कैसे डिसाइड होगा, पेनल्टी शैल डिपेंड अपॉन द डिग्री एंड सेवरिटी ऑफ द ब्रीच। जैसे मान लो आपको बोला पेनल्टी अप टू 25,000 लग सकती है, तो 25,000 लगाएं, 10,000 लगाएं, कितना लगाएं,
तो वो डिपेंड करेगा आपने कैसा कांड किया है, कितना डिग्री और कितना सीवियर कांड किया है आपने, उस बेसिस पे आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जिस बंदे ने ये ऑफेंस किया है, अगर वो खुद से आके बता देता है कि भैया मेरे से गलती हो गई, तो उसका जो वॉलंटरली डिस्क्लोज करेगा ना बाय टैक्सपेयर कैन बी कंसीडर्ड एज मिटिगेटिंग फैक्टर इन द क्वांटिफाइंग द पेनल्टी। तो उसे मिटिगेटिंग फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है कि भैया इसने खुद ने आके बताया है, तो उसकी पेनल्टी को कम किया जा सकता है। अदर कुछ बातें, पेनल्टी अगर आपको लगानी है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा सामने वाले को, शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, सामने वाले को चांसेस ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा, उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा। ऑर्डर जो आप इंपोज करोगे पेनल्टी का, पेनल्टी लगाने के लिए आप जो ऑर्डर पास करोगे, उस ऑर्डर के अंदर लिखा होना चाहिए कि किस काम के लिए आप पेनल्टी लगा रहे हो। तो नेचर ऑफ ब्रीच, उसने ऐसा क्या गलत काम किया जिसके लिए पेनल्टी लगा रहे हो, वो बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि किस प्रोविजन के अंडर आप ये पेनल्टी लगा रहे हो, प्रोविजन अंडर विच पेनल्टी इज लेविड। अगर ये नहीं है दोनों चीजें, इसका मतलब वो ऑर्डर क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, उसके बाद डिटेंशन एंड सीजर, सेक्शन 129। ठीक है, इफ एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स और स्टोर गुड्स व्हाइल इन ट्रांजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। देखो, जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। ई वे बिल हो गया, आपका इनवॉइस हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, बिल ऑफ सप्लाई हो गया, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको साथ में होना चाहिए और ई वे बिल होना चाहिए। हमने बोला था ना कि जहां पे ई वे बिल लगता है तो आप डिस्पैच करने से पहले क्या करो, ई वे बिल जनरेट करो, और वहां पे ट्रक वाला जो साथ में लेके जा रहा है उसके साथ ई वे बिल होना जरूरी है। अब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे लेकिन आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ई वे बिल नहीं था, रास्ते में ऑफिसर ने रोक लिया और ऑफिसर को पता लगा कि आपके पास ना तो ई वे बिल है ना डॉक्यूमेंट्स है, इसका मतलब आपने ब्रीच किया है। तो ऐसे केस में सेक्शन 129 में यह पावर है उस ऑफिसर के पास कि वो आपके सारे गुड्स जो उस ट्रक में है, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सच गुड्स, उस गुड्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कन्वेंस कैरिंग सच गुड्स, और जिस कन्वेंस में वो सामान जा रहा है, जिस ट्रक में, कार में, जिसमें वो सामान जा रहा है, सारी चीजों को क्या कर लेगा, डिटेन और सीज कर लेगा। डिटेन और सीज करने का मतलब क्या है, वो अपनी कस्टडी में ले लेगा उन गुड्स को, उन कन्वेंस को और उसके डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि आपने ब्रीच किया है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट। जब इन ट्रांजिट होते हैं उस दौरान अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तभी ये सेक्शन लगेगा, सेक्शन 129, वरना नहीं लगेगा। लेकिन उन गुड्स वगैरह को, कन्वेंस वगैरह को छोड़ा जा सकता है, कैन बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ बिलो मेंशन्ड पेनल्टी। तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, उसमें दो सिनेरियो हैं कि आपका ट्रक पकड़ा गया, तब अगर ओनर, जो उन गुड्स का ओनर है, अगर वो सामने आ जाता है, ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड, वो आता है और वो बोलता है कि भैया मेरे गुड्स छोड़ दो, तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट अलग है। अगर मान लो ओनर डरता है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा खुद कि भाई अपने गुड्स छुड़वाने नहीं आ रहा, वो डर के बैठा है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, ओनर ऑफ गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, तो उसके लिए पेनल्टी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं अगर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, अगर ओनर आ जाता है तो ध्यान रखना, अगर गुड्स टैक्सेबल है, अगर गुड्स टैक्सेबल है तो उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है ना, उसका दोगुना टैक्स आपका क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा, 200% ऑफ द टैक्स पेबल। अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है तो टैक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ऐसे केस में 2% सीजीएसटी के अंदर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। और अगर ये आईजीएसटी होगा तो 2% 4% हो जाएगा और 25,000 50,000 हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ यहां पे समझते हैं। मान लीजिए वैल्यू ऑफ गुड्स है, वैल्यू ऑफ गुड्स है मान लीजिए 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, और मान लीजिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, 9% ईच। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है कि भैया पकड़ा गया, गुड्स टैक्सेबल है, ओनर कम फॉरवर्ड, ओनर कम फॉरवर्ड, ओनर सामने आ गया, तो ऐसे केस में पेनल्टी कितना लगेगा, पेनल्टी कितना लगेगा। तो ध्यान रखिए, आपसे पेनल्टी पूछा है, पेनल्टी अंडर सीजीएसटी, आपसे पूछा पेनल्टी अंडर सीजीएसटी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए टैक्स का अमाउंट, क्योंकि टैक्सेबल है, ओनर सामने आ गया, टैक्स का अमाउंट कितना हो गया 5 लाख रुपीज इंटू 9% अंडर सीजीएसटी, तो उसका 200% कितना हो जाएगा। देखो सीजीएसटी का अमाउंट कितना है 9%, तो 45,000 इंटू 2 90,000 रुपीज का आपके ऊपर क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा सीजीएसटी में।
अब इक्विवेलेंट अमाउंट जो 90,000 है वो आपको एसजीएसटी में भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये एग्जेम्प्ट है, अगर मान लीजिए ये गुड्स एग्जेम्प्ट है तो क्या होगा, तो सिंपल है भैया, 5 लाख रुपए का गुड्स है, 5 लाख रुपीस का गुड्स है, उसका 2% अंडर सीजीएसटी कितना हो गया, 10,000 रुपीज और 25,000, विच एवर इज लोअर 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा पेनल्टी अंडर आईजीएसटी तो क्या होगा, तो ध्यान रखना यहां पे टैक्स का अमाउंट 18% हो जाएगा आईजीएसटी में, तो 5 लाख इंटू 18% 90,000 इंटू 2 1,80,000 हो जाएगा अंडर आईजीएसटी। और अगर एग्जेम्प्ट हुए तो 2% की जगह 4% हो जाएगा, मतलब ये 20,000 हो जाएगा, और 25,000 कितना हो जाएगा, 50,000, 20,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर 20,000 आपका पेनल्टी हो जाएगा अगर ओनर सामने आता है। अगर ओनर सामने नहीं आता है तो ध्यान रखना 200% ऑफ द टैक्स पेबल अगर टैक्सेबल है, और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर सीजीएसटी और इक्विवेलेंट अमाउंट एसजीएसटी में, और अगर आईजीएसटी में पूछेगा तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, विच एवर इज हायर। ध्यान रखना यहां पे क्या है, विच एवर इज हायर टैक्सेबल के केस में। अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है तो 5%, अगर ओनर सामने नहीं आता तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, और अगर आईजीएसटी है तो दुगना हो जाएगा 10% और 50,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो इसका भी एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, ओनर सामने नहीं आता, डज नॉट कम फॉरवर्ड, सेम एग्जांपल है, ठीक है। करते हैं इसको, 5 लाख का जो यहां पे हमने 200% ऑफ द टैक्स पेबल निकाला था, ऑफ टैक्स पेबल, यहां पे मैं सीजीएसटी में कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। 200% ऑफ टैक्स पेबल क्या हो गया, 5 लाख इंटू 9% इंटू 200%, ये आपका हो गया 90,000 रुपीज, और यहां पे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो 5 लाख का 50%, ये आपका हो गया 2,50,000 रुपीज, विच एवर इज हायर 2,50,000, इतना पेनल्टी लग जाएगा सीजीएसटी में, इक्विवेलेंट पेनल्टी लग जाएगा एसजीएसटी में। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आईजीएसटी में कितना होगा, तो आईजीएसटी में ध्यान रखना कि 90,000 क्या हो जाएगा, 180 कैसे होगा, 5 लाख रुपीज के ऊपर आईजीएसटी कितना लगेगा 18%, और उसका 200% आपको करना है, दैट इज 1,80,000, और 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स 5 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर 5 लाख आपका पेनल्टी हो जाएगा आईजीएसटी के अंदर। अच्छा, अगर ये गुड्स एग्जेम्प्ट होते तो क्या होता, तो ध्यान रखना 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, इसका मतलब 5 लाख इंटू 5% 25,000 रुपीज, और 25,000 विच एवर इज लोअर 25,000, और अगर आईजीएसटी में पूछोगे तो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000, 5 लाख इंटू 10% 50,000, और 50,000 विच एवर इज लोअर 50,000 आपका पेनल्टी आ जाएगा। इस तरीके से पेनल्टी आपको कैलकुलेट करनी है। ये पेनल्टी अगर आप पे कर दोगे तो आपके गुड्स ट्रक वगैरह सबको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार एक ही ट्रक में बहुत सारे लोगों का सामान जा रहा होता है, अब एक बंदे की गलती की वजह से बाकी सबका सामान भी वहां पे रुक जाए, क्योंकि क्यों, ट्रक को सीज कर लिया गया, तो भाई बाकी लोगों का सामान भी नहीं जा पा रहा। तो ऐसे केस में ट्रक वाले को एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो आप अपना ट्रक लेके चले जाओ, कन्वेयंस लेके चले जाओ, लेकिन गुड्स हम सीज करेंगे, लेकिन ट्रक आप ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं ले जा सकते, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी कैलकुलेटेड अबव, ऊपर जो पेनल्टी कैलकुलेट की गई है, और 1 लाख रुपीज अंडर सीजीएसटी, आईजीएसटी में दुगने हो जाएंगे 2 लाख, विच एवर इज लोअर आप पे करके और आप अपना ट्रक छुड़वा के लेके जा सकते हो, गुड्स सीज रहेंगे। गुड्स एंड कन्वेयंस के लिए जो पेनल्टी की बात हो रही है, उतना पेनल्टी या तो आप कैश में पे कर दो, बैंक से पे कर दो, या फिर उसके इक्विवेलेंट सिक्योरिटी भी दे दोगे तो भी आपके गुड्स को छोड़ दिया जाएगा। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, ध्यान रखना, प्रॉपर ऑफिसर डिटेन और सीज करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करेगा, शोकॉज नोटिस इशू करेगा। शोकॉज नोटिस इशू करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करेगा पेनल्टी पेमेंट के लिए, और आपको 15 दिन के अंदर, ऑर्डर का रिसीव होने के 15 दिन के अंदर आपको पेनल्टी पे करनी है। अगर आपने नहीं पे किया 15 दिन के अंदर, तो वो गुड्स जो डिटेन और सीज किए थे उनको सेल कर देगा डिपार्टमेंट, और 15 दिन को भी कम किया जा सकता है अगर हजार्डियस और पेरिशेबल गुड्स हैं, तो 15 दिन से पहले भी सेल किया जा सकता है। अब ध्यान रखना, मान लो आपके पास ई वे बिल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब था, लेकिन उसमें कोई माइनर मिस्टेक थी,
तो ऐसे केस में सेक्शन 129 इनिशिएट नहीं किया जाएगा। वो कौन से केसेस हैं माइनर जो मिस्टेक वाले, तो ध्यान रखना आपके पास बिल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब थे, लेकिन कंसाइनर और कंसाइनी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी। उनका जीएसटी नंबर सही था लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो भाई उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में 129 इन्वोक नहीं किया जाएगा। उनके पिन कोड में कोई मिस्टेक थी, एरर थी पिन कोड में, लेकिन एड्रेस करेक्ट था और उससे ईवे बिल की वैलिडिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस में एरर था लेकिन लोकेलिटी और अदर डिटेल्स सारी करेक्ट थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे मान लो ईवे बिल है, ईवे बिल में इनवॉइस का नंबर लिखा था, तो इनवॉइस के नंबर में कोई 1-2 डिजिट गलत थे, कोई बात नहीं। एचएसएन कोड के पहले 2 डिजिट करेक्ट थे, बाकी गलत हो सकता है, पहले 2 डिजिट करेक्ट थे और रेट ऑफ टैक्स भी सही था, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरर इन 1-2 डिजिट ऑफ व्हीकल नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे केस में कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, सेक्शन 129 इन्वोक नहीं होगा। सिर्फ आपको 500 रुपए सीजीएसटी, 1000 रुपए आईजीएसटी पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जाएगा। अब सेक्शन 130 यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति सप्लाई और रिसीव करता है गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट विद इंटेंट टू इवेड टैक्स, does not account for goods liable to tax, supply goods liable to tax without applying registration, contravenes any provision of the act with intent to evade tax, use conveyance for carriage of goods in contravention of the act, in such goods और conveyance को क्या किया जा सकता है? कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ध्यान रखना सेक्शन 129 में डिटेन और सीज किया गया था, उन गुड्स की कस्टडी ली गई थी और यहां पे गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, मतलब डिपार्टमेंट खुद के नाम पे ही कर लेगा। अब इन गुड्स को भी छोड़ा जा सकता है। प्रॉपर ऑफिसर में प्रोवाइड ऑप्शन टू पे फाइन एज ए थिंक फिट इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, मतलब अगर आपको अपने गुड्स और कन्वेंस वगैरह छुड़वाने हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा वो प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या कर दी गई? डिसाइड कर दी गई। नॉट लेस देन 100% ऑफ द टैक्स पेबल, कितना टैक्स बनता है दैट इज द मिनिमम फाइन आपको पे करना पड़ेगा। और नॉट एक्सीड, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, ध्यान रखना सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, कॉस्ट से मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेबल ऑन द गुड्स, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा मैक्सिमम। ट्रांसपोर्टर भी अपना कन्वेंस छुड़वा के लेके जा सकता है, गुड्स नहीं, सिर्फ कन्वेंस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, ठीक है। अगर आपने फाइन पे नहीं किया 3 महीने के अंदर तो प्रॉपर ऑफिसर उन गुड्स और कन्वेंस को सेल भी कर सकता है। ध्यान रखना सेक्शन 129 और 130 में कंफ्यूजन हो जाता है। 129 में डिटेंशन और सीजर की बात करता है, 130 में कॉन्फिस्केशन की बात करता है। 129 में पेनल्टी लगाई जाती है, 130 में फाइन लगाया जाता है। 129 तभी लगेगा जब गुड्स इन ट्रांजिट होंगे, 130 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका यहां पे सेक्शंस हो गए पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी वाले। अब हम बात करेंगे जेल की, उसकी बात होगी सेक्शन 132 में, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहां पे बोला गया, वहां पे 21 ऑफेंसेस थे, यहां पे 8 ऑफेंसेस दिए गए हैं, 8 ऑफेंसेस। तो अगर उन 21 में से ये 8 ऑफेंसेस हैं, ठीक है, ये और भी ज्यादा घिनौने अपराध हैं, ये और भी ज्यादा गलत अपराध हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के हैं, तो अगर आपने ये 8 ऑफेंस किए तो भैया आपको जेल तक हो सकती है। तो इसमें बोला इफ एनी पर्सन कमिट्स और कोज टू कमिट एंड रिटेन बेनिफिट्स, या तो करता है या किसी से करवाता है या फिर उसके फायदा रखता है, रिटेन बेनिफिट करता है इन फॉलोइंग ऑफेंसेस में। किसमें? इनवॉइस से रिलेटेड, सप्लाई किया गुड्स और सर्विस बिना इनवॉइस के आपने सप्लाई कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज, या आपने सप्लाई किया नहीं और इनवॉइस इशू कर दिया, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई। ये कौन सा था? फेक इनवॉइस का केस था। लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अब आपने इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के, सामने वाले ने उसके ऊपर आईटीसी ले लिया, तो गलत बात हो गई ना। उसके अलावा अगर आपने अमाउंट कलेक्ट किया एज अ टैक्स बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट, इवेड टैक्स और फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन रिफंड ऑफ टैक्स, आपने गलत तरीके से रिफंड लिया। आईटीसी आपने लिया यूजिंग फेक इनवॉइस, मतलब बिना गुड्स और सर्विस रिसीव करे हुए आपने आईटीसी ले लिया, या फिर बिना इनवॉइस के ही आपने क्या ले लिया? आईटीसी ले लिया, तो ये भी गलत है। आपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, फॉल्स रिटर्न फाइल करी आपने। डील किया विद गुड्स विच ही नोज और बिलीव्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन, जो गुड्स कॉन्फिस्केट होने वाले थे उनके साथ आपने डील किया। ऐसी सर्विसेज के साथ डील किया जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, आपको पता है।
या फिर ये 8 ऑफेंसेस को करने की कोशिश करी आपने, अटेम्प्ट्स टू कमिट, और इन ऑफेंसेस को करने में किसी की हेल्प करी है, तो आपको जेल हो सकती है। मतलब ये जो 8 ऑफेंस है, या तो आपने किए हैं, या आपने किसी से करवाए हैं, या इसका फायदा आपने रखा है, या आपने इन ऑफेंसेस को करने की कोशिश करी है, या फिर कोई बंदा कर रहा था उसकी आपने हेल्प करी है। अगर इन 8 ऑफेंसेस के केस में यह काम किया है तो आपको जेल हो सकती है। कितनी जेल हो सकती है वो डिपेंड करेगा कितने अमाउंट का आपने ऑफेंस किया है। अगर अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व था, इसमें 5 करोड़ से ज्यादा का आपका टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व था, तो ऐसे केस में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। कितना? 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा था लेकिन 5 करोड़ तक था, अगर 5 करोड़ तक था, 5 करोड़ भी था, या 5 करोड़ से कम लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा था, तो ऐसे केस में 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है। सर अगर अमाउंट 2 करोड़ हुआ या 2 करोड़ से कम हुआ तो जेल आपको नहीं होगी, जेल आपको नहीं होगी। पर एक बात ध्यान रखना, इन 8 ऑफेंसेस में से एक ऑफेंस ऐसा है जिसमें अगर 2 करोड़ से कम का अमाउंट भी है तो भी जेल हो सकती है। कौन सा? इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई। अगर आपने इनवॉइस इशू किया बिना सप्लाई किए हुए, बिना सप्लाई किए हुए इनवॉइस इशू किया, इसका मतलब फेक इनवॉइस इशू किया है, फेक इनवॉइस के केस में आपको जेल हो सकती है। अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, अप टू 2 करोड़ भी है, तो आपको 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। तो मतलब अगर 8 के 8 ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा के हैं तो 6 महीने से लेके 5 साल, 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 3 साल तक। अगर 2 साल या 2 साल से 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम का अमाउंट है तो आपको जेल नहीं होगी, एक्सेप्ट इन वन केस, इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, जहां पे 1 करोड़ से अगर ज्यादा का अमाउंट हुआ और 2 करोड़ तक हुआ तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा हो सकती है। ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस आपने रिपीट किया, आप कन्विक्ट पाए गए, उसके बाद आपने वापस से वही ऑफेंस किया, तो भैया फिर अमाउंट नहीं देखा जाएगा, डायरेक्टली 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। एक और एक्सेप्शन है इसका कि अगर आप अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करते हो, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करते हो, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, रिटर्न फाइल करते हो विद इंटेंट टू इवेड टैक्स, या इस ऑफेंस का अबेट द कमीशन करते हो, हेल्प करते हो, तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। मैंने बताया ऊपर वाले ऑफेंस में अगर 2 करोड़ से कम का अमाउंट है तो आपको जनरली सजा नहीं होती, लेकिन अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराए हैं, फॉल्स रिटर्न फाइल करी है, तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, चाहे आपका अमाउंट 2 करोड़ से कम का भी हो तो भी। चलिए, अब अगर आपको कोई जेल करवानी है किसी को तो आपको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा उस बंदे को, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस बंदे को प्रोसिक्यूट करेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रायर सैंक्शन ऑफ कमिश्नर चाहिए। कमिश्नर सैंक्शन करेगा कि भैया इसके अगेंस्ट जेल का प्रोविजन लगाना है कि नहीं लगाना है। और उसके लिए हम ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जिनकी तरफ एकदम से ध्यान जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब ऑफेंसेस विच आर ऑफ सीरियस नेचर। नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिनके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता, इसका मतलब लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस विच आर लेस सीरियस नेचर, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं तो ऐसे केस में आपको जेल से बेल भी नहीं मिलती। नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उस केस में आपको बेल नहीं मिलती, लेकिन आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको अरेस्ट करना होता ना तो वारंट की जरूरत नहीं है, सीधा आपको अरेस्ट किया जा सकता है अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि वो कम सीरियस नेचर के होते हैं, तो आपको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वारंट लगेगा, वारंट के बिना आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इसमें आपको आसानी से बेल भी मिल जाती है। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं? ध्यान रखना, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस हैं, इनमें 4 ऑफेंस आते हैं। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ 4 ऑफेंस आते हैं, वो भी अगर 5 करोड़ से ज्यादा के हुए तो। कौन से 4 ऑफेंस? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, सप्लाई किया बिना गुड्स एंड सर्विसेज के, या इनवॉइस इशू किया बिना सप्लाई के लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो मतलब सप्लाई विदाउट इनवॉइस या इनवॉइस विदाउट सप्लाई।
उसके बाद आईटीसी आपने ले लिया बिना गुड्स एंड सर्विस रिसीव करे हुए फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे, या बिना इनवॉइसेस के आपने क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया। आपने अमाउंट कलेक्ट किया एज अ टैक्स बट गवर्नमेंट को 3 महीने तक जमा नहीं करवाया। तो अगर आप ये 4 ऑफेंस करते हो तो ऐसे केस में इनका अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो वो क्या कहलाएंगे, कोग्निजेबल ऑफेंस कहलाएंगे। और इनके अलावा अगर कोई भी ऑफेंस है तो वो क्या होगा, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर ये 4 ऑफेंसेस के अलावा कोई भी ऑफेंस हुआ तो वो नॉन कोग्निजेबल होगा। अगर ये वाले 4 ऑफेंस है और इनका अमाउंट अप टू 5 करोड़ है तो वो भी क्या होंगे, नॉन कोग्निजेबल होंगी, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नहीं है। तो देखो, कोग्निजेबल होगा तो वो नॉन बेलेबल भी होगा, वारंट भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन नॉन कोग्निजेबल होगा तो वो बेलेबल होगा, बेल आसानी से आपको मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। चलिए, यही 4 ऑफेंस की बात हमने अरेस्ट में करी थी। आपको याद होगा इंस्पेक्शन सर्च सीजर चैप्टर में अरेस्ट में करी थी कि अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा का होता है और ये 4 ऑफेंस होते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर 2 करोड़ तक है तो अरेस्ट नहीं किया जाता। ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मोर देन की बात कर रहा है, अप टू की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कोई ऑफेंस कंपनी कमिट करती है या एलएलपी, फर्म, एचयूएफ या ट्रस्ट कमिट करता है तो ये तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इनको चलाने वाले कौन है, वो नेचुरल लोग हैं, दूसरे लोग हैं। कौन चलाता है, कंपनी के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर, ये सब चलाते हैं। एलएलपी के पार्टनर चलाते हैं, फर्म के पार्टनर चलाते हैं, एचयूएफ को कर्ता चलाता है, ट्रस्ट को मैनेजिंग ट्रस्टी चलाते हैं। तो ध्यान रखना, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट बिजनेस। अगर कंपनी पकड़ी गई तो उसको चलाने वाले जो लोग हैं ना, उनको भी क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि इन्होंने भी ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि एक्चुअल में ऑफेंस किसने कमिट किया है, उन लोगों ने ही किया है। कंपनी क्या है, कंपनी तो कुछ भी नहीं है, कंपनी को चलाने वाले लोग तो यही है ना। तो पेनल्टी और पनिशमेंट इन लोगों को भी मिलेगी। इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल बी डीम्ड गिल्टी। ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट किया फर्म, एलएलपी, एचयूएफ, ट्रस्ट, तो एवरी पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी शैल बी डीम्ड गिल्टी इफ ऑफेंस इज कमिटेड विद देयर कंसेंट। अगर उनकी कंसेंट से हुआ है ये ऑफेंस और एट्रीब्यूटेबल टू द नेग्लिजेंस बाय देम। लेकिन अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि भैया जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो उनकी नॉलेज में नहीं था, उनको पता ही नहीं था, उनसे चोरी छिपे हुआ है, या फिर उन्होंने अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस लगाया था इस ऑफेंस को रोकने के लिए, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था, नहीं रुक पाया, तो ऐसे केस में उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, अब यहां पे जब हमने जेल की बात करी तो कोई भी व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहेगा, तो वो माफी मांगने आएगा डिपार्टमेंट के पास कि बॉस मेरे से पैसे ले लो लेकिन मुझे जेल मत भेजो, मुझे जेल से माफी दे दो। उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो उस केस में डिपार्टमेंट उसे माफ कर सकता है, लेकिन हल्के में माफ नहीं करेगा, उसे बोलेगा भैया पैसे निकाल। पैसे लिए जाएंगे, नोट अंडर द टेबल, डिपार्टमेंट पैसे लेगा, गवर्नमेंट के हिस्से में जाएंगे और उसे माफ कर दिया जाएगा जेल से। लेकिन कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, उसकी बात करेंगे। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई ऑफेंस किया जाता है और उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो कंपाउंड किया जा सकता है किसके द्वारा, कमिश्नर के द्वारा। मतलब कमिश्नर बड़ा अधिकारी है, वही माफ कर सकता है, उसके नीचे वाले माफ नहीं कर सकते। ऑल पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग फीस, वो भी अगर कंपाउंडिंग फीस पे होगी तभी माफ किया जाएगा। एदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि आपके अगेंस्ट केस हुआ नहीं है तब भी माफ किया जा सकता है, आप पहले ही आगे माफी मांगने, या केस आपके अगेंस्ट फाइल हो गया उसके बाद भी अगर आप आते हो तो भी आपको माफ किया जा सकता है। लेकिन एक बार आपको मतलब कन्विक्ट कर दिया, केस का फैसला आ गया, उसके बाद माफ नहीं किया जा सकता। कब कब माफ नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को पहले एक बार माफ किया जा चुका है, कंपाउंड अर्लियर वंस, पहले एक बार सेक्शन 132 के ऑफेंस के लिए माफ किया जा चुका है तो बार बार माफ नहीं किया जाएगा। जीवन में एक बार ही माफी मिलेगी, बार बार माफी नहीं देंगे, फिर आपको कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस बाय इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, अगर आप इनवॉइस इशू करते हो बिना सप्लाई के, अगर आपने ये वाला ऑफेंस किया, फेक इनवॉइस वाला अगर आपने ऑफेंस किया है तो बॉस ऐसे केस में आपको माफी नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इस ऑफेंस के लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। कौन सा, इनवॉइस विदाउट सप्लाई। पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने एक बार आपको कन्विक्ट कर दिया
उस केस में आपको माफी नहीं मिलेगी, कमिश्नर की औकात नहीं है। अगर कोर्ट ने एक बार कन्विक्ट कर दिया फिर कमिश्नर की औकात नहीं है कि आपको माफ कर सके, तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। कंपाउंडिंग फीस कितनी होगी हम आगे पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑफेंस के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग फीस होगी। पहले मिनिमम 25% मैक्सिमम 100% दे रखा है, लेकिन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑफेंस अलग से बताया हुआ कितना कंपाउंडिंग फीस होगा तो ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ऑन पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग फीस नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड। एक बार आपने कंपाउंडिंग फीस पे कर दिया फिर आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी, और अगर ऑलरेडी इनिशिएट कर दी गई है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। कैसे होगा? जिस बंदे को कंपाउंडिंग करवाना है वो कमिश्नर के पास जाएगा, कमिश्नर के पास 90 दिन है, 90 डेज है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो सामने वाले को एप्लीकेशन तभी लगा सकता है अगर उसने टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दिया है। देखो टैक्स पेयर आप माफी मांगने आ रहा है और अभी तक टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं किया तो ये कैसे चलेगा? पहले टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करो उसके बाद माफी मांगने आना। एप्लीकेंट शैल पे कंपाउंडिंग फीस विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर एक्सेप्ट हो गई एप्लीकेशन और ऑर्डर फॉर कंपाउंडिंग पास हो गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपाउंडिंग फीस पे करना पड़ेगा। अब कंपाउंडिंग फीस कितना होगा ध्यान रखना, दो चीजें देखनी है। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑफेंस देखना है और कितना अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व है वो देखना है। देखो अगर आपने सप्लाई किया है गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिना इनवॉइस के, देखो इनवॉइस विदाउट सप्लाई को तो कंपाउंड किया ही नहीं जा सकता तो उसके लिए कोई कंपाउंडिंग फीस नहीं दी गई है। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अगर इनवॉइस करते हो या फिर आईटीसी ले लेते हो ऑन फेक इनवॉइस और विदाउट इनवॉइस, बिना गुड्स एंड सर्विस रिसीव करे वो आईटीसी ले ली या फिर बिना इनवॉइस के आपने आईटीसी ले ली, कलेक्ट किया अमाउंट एज अ टैक्स बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट, अमाउंट कलेक्ट किया एज अ टैक्स और गवर्नमेंट को पे नहीं किया 3 महीने तक, और आपने इवेड किया टैक्स और फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले लिया। अगर ये 4 ऑफेंसेस आपने किए हैं तो ऐसे केस में आपको देखना है इन ऑफेंस में टैक्स और आईटीसी का अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम कंपाउंडिंग फीस होनी चाहिए 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा 75% ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो अब कमिश्नर के हाथ में है कि वो कितना कंपाउंडिंग फीस लगाता है, लेकिन वो किसके बीच में होनी चाहिए? 50% ऑफ द टैक्स और 75% ऑफ द टैक्स दोनों के बीच में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी जो इन्वॉल्व है वो 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ है, देखो 2 करोड़ तक की अगर ऑफेंस होता तो आपको जेल ही नहीं होती, तो उससे नीचे कंपाउंडिंग फीस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 2 करोड़ से अगर ज्यादा है, 5 करोड़ तक का अगर ऑफेंस आपने किया है तो मिनिमम 40% और मैक्सिमम 60% ऑफ दी जो है आपका टैक्स क्या लगेगा? कंपाउंडिंग फीस लगेगा। तो कमिश्नर इसके बीच में आपकी कंपाउंडिंग फीस डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन ऑफेंसेस के अलावा कोई भी ऑफेंस किया है, आपने फॉल्सिफाई किए हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, डील भी किया है गुड्स के साथ जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, सप्लाई ऑफ सर्विस लिया जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, या ये सारे ऑफेंसेस करने में आपने ट्राई किया है, कोशिश करी है, आपने किया नहीं है कोशिश करी है, या फिर आपने उस ऑफेंस को करने में हेल्प करी है किसी की, तो आपके ऊपर जो कंपाउंडिंग फीस लगेगी वो 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट लगेगा, 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट लगेगा। समझ गए? तो ये जो 4 ऑफेंस है, अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा है तो 50% से 75%, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 40% से 60%, अगर बाकी कोई भी केस है तो 25% ऑफ द टैक्स आपका क्या होगा? कंपाउंडिंग फीस होगा। ध्यान रखना, अगर आपने इनवॉइस किया है बिना सप्लाई के तो उस केस में आपको माफी मिलेगी नहीं, तो ऐसे केस में आपको कंपाउंडिंग फीस भी नहीं दी गई है। अगर मान लीजिए आपने 2 ऑफेंस करे हैं, एक ऑफेंस आपने किया फॉल्सिफाई किए हैं अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, और एक आपने ऑफेंस किया है कि आपने आईटीसी लिया है यूजिंग फेक इनवॉइस। अब ये दोनों ऑफेंस हो गए, एक में 25% है, एक में 50% है मिनिमम, तो इसका मतलब कौन से में आपका कंपाउंडिंग फीस आएगा? अगर आपने कोई 2 ऑफेंस किए हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं तो जहां पे हाईएस्ट कंपाउंडिंग फीस है वो वाला कैटेगरी यहां पे लगेगा, हाईएस्ट कंपाउंडिंग फीस चल अप्लाई, ठीक है। चलिए, ये आपका ऑफेंस एंड पेनल्टीज चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए,
ये पार्ट क्यों लाया गया? देखो, आजकल जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उनमें सीएस को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने घपला करवाया है। तो आईसीआई का पर्पस है कि हम नए बच्चे जो सीए बन रहे हैं उनको इन चीजों से अवगत कराएं कि भैया आपको ये बातें ख्याल रखनी है, अगर आपको जीएसटी का काम करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना। तो यहां पे ये चैप्टर डाला गया ताकि आप इस चीज से नोन रहो। एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी, सबसे पहले एथिक्स समझते हैं क्या होता है। एथिक्स एक बंदे के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर, जिसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि वो गलत कर रहा है या वो सही कर रहा है। मान लो एक व्यक्ति का प्रिंसिपल है कि भैया नॉनवेज खाना गलत है, तो अगर वो नॉनवेज खाएगा उसका मतलब उसने क्या किया? गलत किया। अगर उसने नॉनवेज नहीं खाया इसका मतलब सही किया। अब किसी व्यक्ति का प्रिंसिपल हो सकता है कि भाई नॉनवेज खाना कोई बुरी बात नहीं है, तो उसके लिए नॉनवेज खाना भी उसके लिए बुरी बात ना हो। तो एथिक्स डिफाइन करता है कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया। एथिक्स इज डिफाइंड एज मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये हर व्यक्ति के एथिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप आईसीआई को रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर आपके अलग अलग एथिक्स होंगे तो भैया आप तो अलग अलग तरीके से बिहेव करोगे। आपने अगर कुछ गलत काम कर दिया जो आपकी नजर में गलत नहीं था, तो भैया फिर भी उसकी बदनामी किसको झेलनी पड़ेगी? आईसीआई को झेलनी पड़ेगी। तो आईसीआई ने सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, क्योंकि वो आईसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, बोला कि भैया आपको कुछ कोड ऑफ एथिक्स मानने पड़ेंगे। कोड ऑफ एथिक्स, आईसीआई ने एथिक्स बता दी कि भैया इन बातों का आपको मानना पड़ेगा। उसमें बोला कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आपको मानने पड़ेंगे, जो आपके अंदर होने चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या क्या चीजें हैं? इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी आपके अंदर भरी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करोगे, आपके लिए सब लोग सेम है, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आप। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, आपके अंदर कंपिटेंट होने चाहिए। अगर आप जीएसटी ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, आप प्रोफेशनली कंपिटेंट होने चाहिए उस काम को करने के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर किसी ने आपको आपका डेटा दिया है तो वो आप हर किसी को ऐसे ही मत दे देना, कॉन्फिडेंशियल है, वो आपके पास सेफ रहना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको बिहेव करना प्रोफेशनली, ऐसा नहीं कि इधर उधर आप गलत सलत काम कर रहे हो, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है क्योंकि आप सीए हो, आप आईसीआई को रिप्रेजेंट करते हो। सीएस जीएसटी में क्या काम करते हैं भैया? कंप्लायंस का काम करते हैं, रिटर्न फाइलिंग वगैरह हो गया, सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट सीए में देते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकते हैं, स्पेशल ऑडिट भी कंडक्ट करते हैं। कौन? सीएस, हमने ऑडिट चैप्टर में पढ़ा था। तो जब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, उस दौरान इनको एक स्टैंडर्ड होता है, उसको मानना होता है। ये स्टैंडर्ड आईसीआई ने इशू किया हुआ है, एसक्यूसी 1, क्वालिटी कंट्रोल वाला ये स्टैंडर्ड है कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो जीएसटी में, उसमें इस स्टैंडर्ड को मानना, इससे आपकी क्वालिटी सुधर जाएगी। एसक्यूसी 1 क्या बोलता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। तो इस स्टैंडर्ड को मानते हुए आपको क्या करना है? ऑडिट करना है। अच्छा, अब इसी के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा एक्ट है उसके अंदर सीएस के लिए बहुत सारे काम के लिए मिसकंडक्ट दिया है कि मान लो अगर सीए एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो गलत बात है, उसे नहीं करना चाहिए, मिसकंडक्ट हो गया, जिसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंडक्ट हैं, लेकिन यहां पे जीएसटी पर्पस से 2 मिसकंडक्ट यहां पे स्पेशल आपके लिए आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं। पहला है क्लोज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। ये आप ऑडिट में बहुत डिटेल में पढ़ते हो। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 का क्लोज 7, जिसमें बोला है कि अगर कोई सीए प्रैक्टिस में है उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, उसे गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर वो अपना काम करते टाइम ड्यू डिलीजेंस नहीं करता है, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, और ही इज ग्रोसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। अब मान लो उसे कोई सर्टिफिकेट देना था, वहां पे वेरीफाई करना था कि रिफंड का अमाउंट सही है या नहीं है, उस सीए ने कुछ नहीं चेक किया, डायरेक्टली उसने उस सर्टिफिकेट पे साइन कर दिए। इसका मतलब वो सीए क्या था? ग्रोसली नेग्लिजेंट था, उसने अपना काम ढंग से नहीं किया। तो ऐसे केस में उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है ड्यू डिलीजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट है अपना काम करने में, कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। उसके बाद सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लोज 8, तो इसमें भी बोला कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट
अगर वो फेल हो जाता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू एक्सप्रेस ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंट टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। देखो बहुत सारे टाइम सीए सर्टिफिकेट करता है, सीए ओपिनियन देता है, तो जब वो कोई भी बात कह रहा है ना सर्टिफिकेट में या अपने ओपिनियन में, तो उसके लिए उसके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर उसने वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी और डायरेक्टली बस अपना ओपिनियन दे दिया, कुछ भी बैकअप उसके पास नहीं है, इसका मतलब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी है। अब इसमें यहां पे यही बताया गया कि कौन कौन से टाइप के सर्टिफिकेट परफॉर्म करता है सीए इन जीएसटी। ये ऑलरेडी हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आपको याद होगा जब हम आईटीसी अवेल करते थे, आईटीसी चैप्टर में जब हम आईटीसी अवेल करते थे, कब अवेल करते थे? स्पेशल केस की बात कर रहा हूं कि आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आप लायबल टू रजिस्टर हो गए और आपने 30 डेज के अंदर क्या कर लिया? रजिस्ट्रेशन ले लिया। या आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, आप रेगुलर स्कीम में आ गए और आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, अब टैक्सेबल हो गई। तो ऐसे केस में जो भी आपका स्टॉक पड़ा होता था, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, उन सबके ऊपर आपको आईटीसी मिलता था, उस स्टॉक के ऊपर आईटीसी मिलता था। उसके लिए टैक्स पेयर क्या करता था? एक डिक्लेरेशन फाइल करता था आईटीसी 01 में, जिसमें सारी डिटेल देखता था, देता था और बोलता था कि भैया मेरे को आईटीसी दे दो 30 डेज के अंदर अंदर। अब ऐसे केस में बोला गया कि अगर आपका आईटीसी का क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा है, इस स्पेशल केस में 2 लाख रुपए से ज्यादा सारे टैक्सेस को मिला के, तो वो जो डिक्लेरेशन फाइल करता है ना टैक्स पेयर आईटीसी 01 में, वो सर्टिफाई होनी चाहिए प्रैक्टिसिंग सीए सीएमए के द्वारा, क्योंकि हमें नहीं पता वो टैक्स पेयर ज्यादा तो नहीं मांग रहा आईटीसी। ऐसे केस में वो जो डिक्लेरेशन है वो सर्टिफाई करेगा कौन? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए। ठीक है, पहला सर्टिफिकेट। दूसरा सर्टिफिकेट, जब हम बात करते थे रिवर्सल ऑफ आईटीसी की, इसका बिल्कुल रिवर्स केस कि आप रजिस्टर्ड थे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप रेगुलर स्कीम में थे, अब आप कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, आप टैक्सेबल सप्लाई थी वो एग्जेम्प्ट हो गई। इसका मतलब जो भी आपका स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर जितना भी आईटीसी आपने ले रखा है वो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। वहां पे हमने बात करी थी कि जो रिवर्स करोगे ना वो इनवॉइस की वैल्यू के बेसिस पे कर देना। अगर इनवॉइस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस दिए होंगे, मार्केट प्राइस ले लेना और मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे क्या कर देना? रिवर्सल कर देना। अब हो सकता है टैक्स पेयर उन मार्केट प्राइसेस को कम दिखाए और कम रिवर्स करे, तो हमने बोला कि भैया जब आप मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे आईटीसी रिवर्स करोगे ना तो वो मार्केट प्राइसेस को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए से, क्योंकि आप कुछ गलत कर सकते हो लेकिन सी और सीएमए चेक करेंगे कि आपने जो मार्केट प्राइस दिया है वो सही दिया है क्या। तो सेकंड सर्टिफिकेट यहां पे इशू करता है। थर्ड सर्टिफिकेट, देखो हमने बोला था कि अगर मर्जर होता है, डीमर्जर होता है, अमालगमेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, तो जो अनयूटिलाइज आईटीसी होती है ना वो ट्रांसफर की जा सकती है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, पर वो तभी की जा सकती है जब वो अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर में लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया गया है उस बिजनेस की। तो एक कैसे चेक होगा लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है? तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए सर्टिफाई करेंगे कि क्या वेदर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी हैज बीन मेड, अगर किया है तो आपका आईटीसी भी ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड सर्टिफिकेट यहां पे। और जब आप रिफंड लेने जाते हो तो नॉर्मली रिफंड के केस में आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करना होता है कि यहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, किसी और का रिफंड बनता हो और आपने ले लिया हो। रिफंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है? आपको प्रूफ देना होता है। तो उसके लिए बोला है कि अगर आपका रिफंड क्लेम इज मोर देन 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जो रिफंड मांगने वाला है ना उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए से कि भैया जो रिफंड मांगा गया है वहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, तभी आपको रिफंड दिया जाएगा। यहां पे सर्टिफिकेट, तो वेरियस टाइप के सर्टिफिकेट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, और भी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी कोई सर्टिफिकेट इशू करता है तो वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑन एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डिटेल मेंशन इन दिस सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट में जो लिख के दे रहा है कि कितना आईटीसी
अवेल करना है, कितना आईटीसी रिवर्स हो रहा है, मार्केट प्राइसेस सही है या नहीं है, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, अनजस्ट एनरिचमेंट था कि नहीं था, जो भी बातें लिख के दे रहा है ना वो सर्टिफिकेट में, उसके ऊपर वो रिजनेबल अश्योरेंस दे रहा है सामने वाले को, डिपार्टमेंट को, कि भैया इस बंदे ने इतना बनता है उसका, और किस बेसिस पे, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि जो ये डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं और एक्यूरेट हैं, तो वो रिजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब उसके अलावा जो सीए है ना वो स्पेशल ऑडिट भी करता है। हमने ऑडिट एंड असेसमेंट चैप्टर था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप की ऑडिट होती है, एक सेक्शन 66 की स्पेशल ऑडिट होती है जिसमें कमिश्नर सीए को अपॉइंट करता है ऑडिट करने के लिए। तो वो सेक्शन 66 की ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो अगर वो ऑडिट एक्सेप्ट करता है स्पेशल ऑडिट, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है यहां पे बताया गया है। सीए अगर कोई ऑडिट एक्सेप्ट करता है मस्ट अंडरस्टैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल ऑडिट, कि उस स्पेशल ऑडिट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, और उसमें उसे क्या क्या चेक करना है, ये सारी बातें उसे समझ आनी चाहिए, तभी वो ऑडिट लेगा। दूसरी बात, सीए मस्ट बी अनबायस्ड, इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो सीए है वो अनबायस्ड होना चाहिए, वो किसी का पक्षपात ना करे, इम्पार्शियल हो, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। CA must refrain from engaging in activity or relationship that affect their objectivity and independence. CA को ऐसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना जहां पे उसकी इंडिपेंडेंस हार्म हो रही हो। मान लो जिस कंपनी की ऑडिट करने जा रहा है वहां पे उसका कोई रिश्तेदार काम करता है, वहां पे उसकी वाइफ काम करती है, तो भैया वो तो इंडिपेंडेंट कैसे रह पाएगा? तो ऐसा काम उसे लेना ही नहीं है, ऐसी ऑडिट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करनी। फाइंडिंग ऑफ ऑडिट, वो ऑडिट के बारे में अगर कुछ बोल रहा है, मतलब ऑडिट होने के बाद कुछ फाइंडिंग दे रहा है, शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे होना चाहिए। अब एक बात और पढ़ी होगी अपन ने, स्पेशल ऑडिट के केस में जो ऑडिटर की फीस होती है, सीए की फीस होती है, वो कमिश्नर डिसाइड करता है, और पे भी कौन करता है? कमिश्नर ही करता है। तो जब कमिश्नर पे करेगा तो क्या सीए को फीस उस कंपनी से लेनी है जिसकी ऑडिट करने गया है? नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी फीस कौन पे करेगा? कमिश्नर पे करेगा। तो अगर ऑडिट फीस ऑफ स्पेशल ऑडिट इज पेड बाय द डिपार्टमेंट टू सीए कंडक्टिंग ऑडिट, हेंस सीए शुड नॉट चार्ज एनी सेपरेट फीस फ्रॉम द टैक्स पेयर, अदरवाइज उसने क्या किया है? ऑफेंस किया है, और जनरल पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है, क्योंकि उसने ऑफेंस किया है फीस लेकर के। डिटेल में स्पेशल ऑडिट के बारे में हमने असेसमेंट ऑडिट चैप्टर में बात की है। ये आपका ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, किसी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।